नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बदनसीब बच्चे की है जिसे दुनिया ने चोर समझा, जिसे एक बैंक के गार्ड ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन उस गार्ड को, उन बैंक वालों को और शायद उस बच्चे को भी यह नहीं पता था कि जिस बैंक की चौखट से उसे अपमानित करके भगाया जा रहा है, कल उसी बैंक का मालिक बनकर वह वापस लौटेगा। यह कहानी है 12 साल के राजू की, उसकी बूढ़ी बीमार दादी की और एक ऐसे पिता की जो अपनी दौलत के ढेर पर बैठकर भी कंगाल था क्योंकि उसका बेटा उससे बिछड़ गया था। इस कहानी में आंसू है, दर्द है, बेबसी है और अंत में कुदरत का ऐसा इंसाफ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या आज भी इंसानियत जिंदा है? आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, और अगर आप भी मानते हैं कि गरीब का भी अपना आत्मसम्मान होता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी बाय रोनियर। चलिए शुरू करते हैं जज्बातों का यह सफर। दोपहर की चिलचिलाती धूप सिर पर थी और जमीन तवे की तरह जल रही थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में बने उस आलीशान बैंक के बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे थे, सूट बूट पहने हुए, चेहरे पर रईसी का चमकता हुआ नकाब ओढ़े हुए। बैंक का भारी कांच का दरवाजा खुलता और ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आता। उसी चकाचौंध के बीच एक 12 साल का लड़का और एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लड़के का नाम राजू था। बदन है पर एक मैली सी कमीज थी जिसमें जगह जगह छेद थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। धूप से जलते हुए उसके पैर जमीन पर पड़ने से कतरा रहे थे। उसके साथ चल रही थी उसकी दादी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखों में एक उम्मीद की चमक। दादी ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में कुछ कसकर बांध रखा था। वह बार बार उसे टटोल कर देख लेती थी कि कहीं वह गिर तो नहीं गया। वह उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, कुछ सिक्के और कुछ मुड़े तुड़े नोट। दादी को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर वह बैंक जाकर मैनेजर साहब से हाथ पैर जोड़ेंगी, शायद कोई लोन मिल जाए, शायद कोई मदद मिल जाए। राजू ने दादी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसे इन बड़ी इमारतों से डर लगता था। उसे लगता था कि ये शीशे की दीवारें गरीबों के लिए नहीं बनी हैं। दादी, क्या हम अंदर जा सकते हैं? राजू ने सहमी हुई आवाज में पूछा। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, बैंक तो सबके लिए होता है। वहां हमारे पैसे जमा हो जाएंगे और फिर मेरा इलाज हो जाएगा। तू डर मत। दोनों ने हिम्मत जुटाई और कांच का दरवाजा धकेला। अंदर की ठंडक ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजरों ने उन्हें जला दिया। जैसे ही राजू और दादी अंदर दाखिल हुए, वहां सन्नाटा छा गया। चमकते हुए फर्श पर राजू के गंदे पैरों के निशान बन रहे थे। गार्ड अपनी जगह से हिला नहीं, बस घूरता रहा। दादी धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ी। वहां 2 महिला कर्मचारी बैठी थीं जो आपस में हंसी मजाक कर रही थी। उनकी नजर जैसे ही राजू और दादी पर पड़ी, उनकी हंसी रुक गई। चेहरों पर नफरत का भाव आ गया। पहली महिला ने नाक सिकोड़ते हुए दूसरी से कहा, अरे ये यहां कैसे आ गए? गार्ड कहां है? दूसरी महिला ने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, या तो भीख मांगने आया होगा या फिर चोरी करने। इनके हुलिये देख रही है। राजू ने यह सुन लिया। उसका बाल मन सहम गया। उसने दादी की साड़ी को और कसकर पकड़ लिया। दादी काउंटर तक पहुंची और कांपते हाथों से अपनी साड़ी की गांठ खोलने लगी। उन्होंने वे गिने चुने नोट और सिक्के काउंटर पर रख दिए। मैडम, यह मेरी पूरी कमाई है, इसे जमा कर दीजिए। मुझे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। क्या मुझे कुछ मदद मिल सकती है? महिला कर्मचारी ने उन गंदे नोटों को ऐसे देखा जैसे कोई गंदगी देख ली हो। उसने पेन से उन नोटों को दूर सरकाया और चिल्लाकर बोली, अरे अम्मा, ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। इतने कम पैसे तो हम गिनते भी नहीं हैं। और ये लड़का कौन है? ओए लड़के, सच सच बता, ये पैसे चुरा कर लाया है ना? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये पैसे मैंने और दादी ने मेहनत से कमाए हैं। हम कूड़ा बीनते हैं। दूसरी महिला जोर से हंस पड़ी। अपनी हालत देखी है, अभी पुलिस बुलाती हूँ। जरूर कहीं से किसी की जेब काटी होगी। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो एक दिन आपकी नौकरी चली जाएगी। दादी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटी ऐसा मत कहो, हम चोर नहीं हैं,
लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। महिला ने गार्ड को आवाज लगाई, ओ गार्ड, इन्हें बाहर निकालो, यहाँ अमीर लोग आते हैं। इनके जैसे भिखारियों की वजह से बैंक का माहौल खराब हो रहा है। गार्ड, जो अब तक तमाशा देख रहा था, डंडा फटकारता हुआ आया। उसने आव देखा ना ताव राजू की कॉलर पकड़ी और उसे घसीटने लगा। चल बाहर निकल। दादी चिल्लाती रही, मेरे पोते को छोड़ दो, उसे मत मारो। लेकिन गार्ड ने राजू को जोर से धक्का दिया। राजू बैंक के कांच के दरवाजे से टकराता हुआ बाहर सीढ़ियों पर जा गिरा। उसके घुटने छिल गए, खून रिसने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, दादी मैं अब कभी बैंक नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे मारेंगे। दादी भी उसके पास बैठकर रोने लगी। जो सिक्के और नोट वे लाई थी वे जमीन पर बिखर गए थे। सड़क पर आते जाते लोग देख रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। बैंक के अंदर बैठे लोग भी तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। राजू अपनी फटी हुई जेब से अपना दर्द समेट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गरीब होना इतना बड़ा गुनाह क्यों है। वह तो बस पानी पीना चाहता था, वह तो बस अपने पैसे सुरक्षित रखना चाहता था। गार्ड ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो दोबारा इधर दिखे, यह पानी और यह बैंक तेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, यह इज्जतदार लोगों के लिए है। राजू की प्यास उसके आंसुओं में घुल गई। दादी ने अपने कांपते हाथों से राजू के आंसू पोंछे और बिखरे हुए पैसे समेटने लगी। लेकिन तभी वहां एक चमत्कार हुआ। बैंक के एक कोने में एक शख्स खड़ा था जो यह सब देख रहा था। उसका नाम राकेश कुमार था। वह पेशे से एक पत्रकार था और अपने किसी निजी काम से बैंक आया था। जब राजू और दादी के साथ यह बदसलूकी हो रही थी तो राकेश का खून खौल उठा था। उसने खामोशी से अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसने रिकॉर्ड किया कि कैसे उन महिलाओं ने बच्चे को चोर कहा, कैसे गार्ड ने उसे धक्का दिया और कैसे बैंक मैनेजर ने भी अपनी आंखें मूंद ली। जब राजू और दादी बाहर निकाल दिए गए तो राकेश भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गया। उसने देखा कि दादी राजू के घाव पर फूंक मार रही थी। राकेश का गला भर आया। वह उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, माँ जी, मेरा नाम राकेश है, मैंने सब देखा, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दादी ने डरी हुई आंखों से उसे देखा। उन्हें लगा कि शायद यह भी बैंक का कोई आदमी है जो उन्हें मारने आया है। दादी ने हाथ जोड़ लिए, बेटा हमें जाने दो, हमारे पास और पैसे नहीं हैं। राकेश ने प्यार से राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं मां जी, मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया, मैं एक पत्रकार हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे कि इस बैंक में गरीबों के साथ कैसा बर्ताव होता है। क्या आप मुझे अपनी पूरी कहानी बताएंगी? उस शाम राकेश उनके साथ उनकी बस्ती में गया। वहां उसने जो देखा, अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं तो दादी की मदद करता हूँ। उससे उसका दिल दहल गया। प्लास्टिक और टीन से बनी एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें रोशनी के नाम पर सिर्फ एक दिया जल रहा था। चारों तरफ गंदगी और बदबू थी, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर राजू और दादी का प्यार था जो उसे रोशन कर रहा था। राकेश ने अपना कैमरा निकाला और इंटरव्यू शुरू किया। राजू ने सिसकते हुए बताया, अंकल, वे मुझे चोर कह रहे थे, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं तो दादी की मदद करता हूँ। दादी ने बताया कि कैसे 10 साल पहले उन्हें यह बच्चा बस स्टैंड पर रोता हुआ मिला था। कोई उसे लेने नहीं आया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। तब से राजू ही उनका बेटा है, उनका पोता है, उनका सब कुछ है। राकेश ने दादी की बीमारी और ऑपरेशन की बात भी रिकॉर्ड की। रात भर जागकर राकेश ने उस वीडियो को एडिट किया। उसने उस वीडियो में राजू के आंसू, दादी की बेबसी और बैंक वालों की क्रूरता को साफ साफ दिखाया। वीडियो के अंत में उसने एक सवाल पूछा, क्या गरीबी का मतलब बेइज्जती है? क्या बैंक सिर्फ अमीरों के लिए हैं? और सुबह होते होते उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो का शीर्षक था, 12 साल के मासूम को बैंक में चोर कहा गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। आग की तरह यह खबर फैल गई। हजारों लाखों लोगों ने उसे देखा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हर कोई उस बैंक और उन कर्मचारियों को कोस रहा था। बड़े बड़े न्यूज चैनल इस खबर को दिखाने लगे। बहस छिड़ गई कि हमारे समाज में गरीबों को इंसान क्यों नहीं समझा जाता। उधर राजू और दादी को इस तूफान की कोई खबर नहीं थी। राजू अभी भी उस डर में जी रहा था। वह बार बार दादी से कह रहा था, दादी हम शहर छोड़कर चले जाते हैं, वे लोग पुलिस बुला लेंगे। दादी उसे समझाती रहीं, लेकिन राजू का मन बैठ चुका था। दादी की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी थी। वह खांसती रहती और राजू उनके सिराने बैठा रहता। उसे लग रहा था कि वह अपनी दादी को खो देगा। उसी वक्त
यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक आलीशान 5 स्टार होटल के कमरे में एक आदमी अपने आईपैड पर खबरें देख रहा था। उसका नाम विनोद मेहता था। वह उसी बैंक का मालिक था जिसकी शाखा में यह घटना हुई थी। विनोद मेहता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन परिवार नहीं था। सालों पहले उनका बेटा खो गया था और पत्नी उस गम में चल बसी थी। अचानक उनकी स्क्रीन पर वह वीडियो फ्लैश हुआ। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन थंबनेल में राजू का रोता हुआ चेहरा देखकर उनका हाथ रुक गया। उन्होंने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, खुद भी विनोद मेहता का चेहरा सख्त होता गया। यह उनका ही बैंक था, वह कर्मचारी उनकी ही थी। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसी बदसलूकी देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वह इन कर्मचारियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तभी वीडियो में दादी का वह हिस्सा आया जहां वह बता रही थी कि राजू उन्हें कहां मिला था। दादी ने कहा, यह बच्चा मुझे आज से 10 साल पहले 15 तारीख को शहर के मुख्य बस स्टैंड के पिलर नंबर 4 के पास रोता हुआ मिला था। इसके हाथ में एक छोटा सा काला धागा बंधा था। यह सुनते ही विनोद मेहता के हाथ से आईपैड छूट कर गिर गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 10 साल पहले 15 तारीख, बस स्टैंड, पिलर नंबर 4। यह वही तारीख थी, वही जगह थी जहां उनका बेटा उनसे बिछड़ गया था। उन्होंने वीडियो को रिवाइंड किया और राजू के चेहरे को गौर से देखा। उन आंसुओं के पीछे उन्हें अपनी पत्नी की आंखें दिखाई दी। वही नाक, वही माथा। विनोद मेहता की आंखों से आंसू बह निकले। क्या यह हो सकता है? क्या भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है? क्या उनका राजू जिंदा है? उन्होंने एक पल भी गंवाया नहीं। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मैनेजर सूरज वर्मा को फोन लगाया। सूरज, अभी इसी वक्त उस पते पर जाओ जो इस वीडियो में दिखाया गया है। उस बच्चे और उस बूढ़ी मां को सुरक्षा दो। मैं अगली ही फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं। सूरज ने उनकी आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों महसूस की। उसने कोई सवाल नहीं किया। सर, मैं अभी निकलता हूं। सूरज वर्मा अपनी टीम के साथ तुरंत उस झुग्गी बस्ती की ओर दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि दादी की हालत बहुत नाजुक थी। वे जमीन पर पड़ी थीं और राजू उनके पास रो रहा था। दादी उठो ना, दादी मुझे छोड़कर मत जाओ। सूरज ने अंदर घुसते ही कहा, बेटा घबराओ मत, हम मदद करने आए हैं। राजू डर गया। उसे लगा कि बैंक वाले उसे पकड़ने आए हैं। वह दादी के आगे खड़ा हो गया, बाहें फैलाकर। खबरदार जो मेरी दादी को हाथ लगाया, मैं पुलिस को बुला लूंगा। सूरज की आंखों में पानी आ गया। उसने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। बेटा, हम तुम्हें मारने नहीं आए, हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है। राजू हैरान रह गया। पिता? मेरे तो कोई पिता नहीं है। सूरज ने उसे समझाया नहीं, बस जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई। दादी और राजू को शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार थी। विनोद मेहता ने फोन पर कह दिया था कि इलाज में करोड़ों भी लग जाएं तो परवाह नहीं, लेकिन उस मां को कुछ नहीं होना चाहिए। राजू कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर दादी को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। कौन हैं वे लोग जो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं? अगली सुबह विनोद मेहता अस्पताल पहुंचे। उनके कदम भारी थे, दिल में तूफान था। जैसे ही वे वार्ड के बाहर पहुंचे, उन्होंने राजू को देखा। राजू बेंच पर बैठा ऊँघ रहा था। विनोद धीरे धीरे उसके पास गए। उनकी परछाई राजू पर पड़ी तो राजू हड़बड़ा कर उठ गया। उसने सामने एक सूट बूट पहने आदमी को देखा, वही रईसी ठाठ बाट जिससे उसे नफरत हो गई थी। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन विनोद ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, राजू। राजू सहम गया। यह अमीर आदमी उसका नाम कैसे जानता है? विनोद घुटनों के बल बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे उस पत्रकार बैठा था। उन्होंने राजू का चेहरा अपने हाथों में लिया। राजू ने उन्हें धक्का नहीं दिया, क्योंकि उन हाथों में गर्माहट थी, एक अपनापन था जो उसे दादी के अलावा किसी और से नहीं मिला था। विनोद ने राजू के हाथ की कलाई देखी। वहां अब भी एक पुराना निशान था, बचपन की चोट का निशान। विनोद अब अपनी रुलाई नहीं रोक पाए। उन्होंने राजू को जोर से गले लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे ढूंढने में इतनी देर कर दी। राजू का शरीर अकड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे वह पिघलने लगा। उसे याद तो नहीं था कि यह कौन है, लेकिन उसका खून इस स्पर्श को पहचान रहा था। डीएनए टेस्ट की औपचारिकता भी हुई, लेकिन विनोद का दिल गवाही दे चुका था। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और सब साफ हो गया। राजू विनोद मेहता का ही खोया हुआ बेटा आर्यन मेहता था। जब दादी को होश आया तो विनोद उनके पैरों में गिर पड़े। मां जी,
आपने मेरे बेटे को पालकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं उतार सकता। आप मेरी माँ हैं। आज से आप उस झोपड़ी में नहीं, मेरे महल में रहेंगी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके राजू का भविष्य अब सुरक्षित है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विनोद मेहता के दिल में एक आग अब भी जल रही थी। उन आंसुओं का हिसाब बाकी था जो उनके बेटे और उसकी मां ने उस बैंक में बहाए थे। राजू, जो अब आर्यन बन चुका था, उसे लेकर विनोद मेहता ने एक फैसला किया। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? राजू ने पूछा, कहां पापा? विनोद ने कहा, उसी बैंक में। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं पापा, वहां नहीं, वे बुरे लोग हैं। विनोद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, जब तक तुम उस डर का सामना नहीं करोगे, वह डर तुम्हें डराता रहेगा। आज तुम वहां एक लाचार बच्चे की तरह नहीं, उस बैंक के मालिक की तरह जाओगे। चलो मेरे साथ। अगले दिन बैंक रोज की तरह खुला था, लेकिन माहौल में तनाव था। वायरल वीडियो की वजह से स्टाफ डरा हुआ था। तभी बैंक के बाहर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकी। गार्ड, वही गार्ड जिसने राजू को धक्का दिया था, दौड़कर गेट खोलने गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से विनोद मेहता उतरे। गार्ड ने सलाम ठोका। गुड मॉर्निंग सर। विनोद ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वे दूसरी तरफ गए और दरवाजा खोला। वहां से राजू उतरा। नए कपड़े, नए जूते, लेकिन चेहरा वही। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो वही भिखारी का बच्चा है, उसने सोचा। विनोद ने राजू का हाथ थामा और उसे लेकर अंदर चले। राजू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन पिता का मजबूत हाथ उसे हिम्मत दे रहा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, बैंक में सन्नाटा छा गया। वह दोनों महिला कर्मचारी जो उस दिन हंस रही थीं, अब थर-थर कांप रही थीं। मैनेजर सूरज वर्मा उनके पीछे पीछे थे और उनके हाथों में एक बैग था। विनोद मेहता राजू को लेकर सीधा उसी काउंटर पर गए। उन्होंने राजू को इशारा किया। राजू ने कांपते हाथों से वह बैग काउंटर पर रख दिया। विनोद ने कांपते हाथों के ही कहा, खोलो इसे। राजू ने बैग की चेन खोली और उसे उल्टा कर दिया। नोटों की गड्डियां काउंटर पर बिखर गईं, लाखों रुपये। राजू ने अपनी मासूम आवाज में कहा, मैडम, उस दिन आपने कहा था ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं चोरी करने आया हूं। आज मैं पैसे जमा करने आया हूं। अब इसे जमा कीजिए। दोनों महिलाओं के पसीने छूट रहे थे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। विनोद मेहता की आवाज बैंक में गूंजी, यह पैसा इस बच्चे की मेहनत का नहीं, इसके पिता की मेहनत का है, और यह बैंक भी इसके पिता का है। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। विनोद ने उन दोनों महिलाओं की ओर उंगली उठाई। तुम दोनों ने और उस गार्ड ने सिर्फ एक गरीब बच्चे का अपमान नहीं किया, तुमने इंसानियत का अपमान किया है। तुम लोगों को लगता है कि कपड़े देखकर इज्जत तय होती है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि असली औकात क्या होती है। विनोद ने मैनेजर की तरफ देखा। सूरज, इन तीनों का टर्मिनेशन लेटर अभी टाइप करो, और हां, इनके रिकॉर्ड में साफ साफ लिखना कि इन्हें इंसानियत के खिलाफ काम करने के लिए निकाला गया है, ताकि भविष्य में कोई भी बैंक इन्हें नौकरी देने से पहले 100 बार सोचे। महिलाएं रोने लगीं, पैरों में गिरने लगीं। सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। विनोद ने सख्त लहजे में कहा, जब तुमने इस बच्चे को धक्का दिया था, तब तुम्हें याद नहीं आया कि यह भी किसी का बच्चा है। जब इसकी बूढ़ी दादी रो रही थी, तब तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आया। गरीबी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि बेबसी क्या होती है। गार्ड और दोनों महिलाओं को सिक्योरिटी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने राजू को निकाला था। यह खबर फिर से वायरल हुई, लेकिन इस बार जीत अच्छाई की हुई थी। विनोद मेहता ने उस दिन एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरे बैंक की हर शाखा में एक नियम होगा। यहां आने वाला हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, फटे कपड़ों में हो या सूट में, उसे वही इज्जत मिलेगी जो एक मालिक को मिलती है। और उन्होंने बैंक के एक हिस्से में एक सहायता केंद्र खोला, जिसका नाम उन्होंने दादी के नाम पर रखा, जहां गरीबों को बिना ब्याज के इलाज के लिए लोन मिलता था। दादी मां का इलाज हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गईं। राजू, जो अब आर्यन था, एक बड़े स्कूल में जाने लगा, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह हर हफ्ते अपने पिता के साथ अपनी पुरानी बस्ती जाता और वहां के बच्चों की मदद करता। राकेश, वह पत्रकार जिसने यह सब मुमकिन किया था, उसे विनोद मेहता ने अपने मीडिया हाउस का हेड बना दिया। एक दिन राजू ने अपने पिता से पूछा, पापा, अगर वह वीडियो नहीं बनता तो क्या आप मुझे कभी ढूंढ पाते?
विनोद ने उसे गले लगाकर कहा, शायद नहीं बेटा, इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने उस दिन तुम्हें अपमान नहीं, एक नया जीवन दिया था। उस बुरे वक्त ने ही हमें अच्छे वक्त तक पहुंचाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। आज जो अर्श पर है कल फर्श पर आ सकता है, और जो फर्श पर है वह अर्श पर। इसलिए कभी किसी की गरीबी का, किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि हो सकता है कि जिस धूल को आप अपने पैरों से रौंद रहे हैं कल वही आंधी बनकर आपकी आंखों में समा जाए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और समय से बड़ा कोई जज नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में इंसानियत जरूर लिखें।